स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। फाइनेंशियल फ्रीडम का ये एपिसोड बड़ा खास होने वाला है। ये बड़ा अलग एपिसोड है। आज एक अलग ही टाइकून फाइनेंशियल फ्रीडम में हम लेकर के आए हैं। ये एस्पिरेशनल इन्वेस्टमेंट की जर्नी है। अलग अलग बड़ी अद्भुत चीजें आपको क्लियर होंगी। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे से गांव कुरुद से आते हैं और ये आज इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के आज अमिताभ बच्चन है। ये इनका विलेज भले ही छोटा था, लेकिन इनकी विल बहुत बड़ी थी। छोटे विलेज से बड़ी विल लेकर के 30 किलोमीटर साइकिल चला करके स्कूल जाया करते थे। अपने गांव में 30 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाते थे और आज अपने आप में फाइनेंस साइकिल के खुद ही स्कूल बन चुके हैं। ये मधुसूदन केला है। मधुसूदन केला ये वो व्यक्ति हैं जो आज स्टेज पे सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स को हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रीडम में सिखाएंगे कि रिस्क से रिवॉर्ड के जो भी इनका रूट रहा है, इससे बेहतर, इनसे बेहतर कोई नहीं समझता। ये इन्वेस्टमेंट के चाणक्य है। इन्वेस्टमेंट के चाणक्य, क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं। आपकी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप भी इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, आपको अपने धंधे के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट के चाणक्य तो हैं, पर बड़ी बड़ी कंपनीज के बीरबल भी हैं, उनको गाइडेंस भी देते हैं। इक्विटी फंड मैनेजर का अवार्ड इनको 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। आज जो एपिसोड हम कर रहे हैं मधुसूदन केला जी के साथ, ये कुरुद से निकल के करोड़ों की जो स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, उसमें ये बताएंगे राकेश झुनझुनवाला और वॉरेन बफे की डाइवर्सिफिकेशन और कॉन्सेंट्रेशन की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है। गहरा है थोड़ा एपिसोड, बहुत अच्छा एपिसोड है। अद्भुत लोगों को लेके आते हैं हम फाइनेंशियल फ्रीडम में। एक ही छतरी के नीचे पूरा फाइनेंस सिखाते हैं। कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आज के लिए रेलेवेंट होगी आपके लिए, अगर आप अपने पैसे को दुगुना तिगुना चौगुना करना चाहते हैं। अगर आप आईपीओ लाना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम क्या है, कैसे पता चलेगा कि कंपनी आईपीओ के लायक है या नहीं है, वो भी सीखोगे आज आप मधु केला जी से आप सीखेंगे कि बिजनेस या एंटरप्रेन्योर वो कौन सी रेसिपी है जो मधु केला देखते हैं, जिसमें आकर के मधुसूदन केला इन्वेस्टमेंट का तड़का लगाते हैं अपनी, जिसमें अपना पैसा डालने को तैयार है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी में पैसा लगाया जाए तो कौन सी रेसिपी आपकी कंपनी में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर हैं, छोटे मोटे आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आने वाले डेकेड में कौन सा सेक्टर रूल करेगा वो भी आप समझ जाओगे। तो ये आज का एपिसोड केवल एपिसोड नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट की बेस्ट क्लास है। तो स्वागत करते हैं किनका, द वन एंड ओनली श्री मधुसूदन केला हमारे आइडिया टू आईपीओ इवेंट में आए थे, जहां आइडिया टू आईपीओ इवेंट में आईपीओ तक की जर्नी कैसी हो, ऐसे सैकड़ों हजारों एंटरप्रेन्योर्स को सिखा के गए। और यही है हमारी आज का फाइनेंशियल फ्रीडम की क्लास। पूरा वीडियो देखिएगा, फाइनेंस की कई बारीकियों को आप पकड़ पाएंगे। कॉमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट टाइम आप किसको देखना चाहेंगे। आज हर एंटरप्रेन्योर आपके पीछे अपॉइंटमेंट लेने के लिए घूम रहा है कि मुझे मधु केला जी से मिलवा दो, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आप इनकी कंपनी में क्या ढूंढ रहे हैं ऐसा कि आप इनके साथ में इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे। कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना, तो एक आइडिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और अपनी पूरी जिंदगी उसमें झोंक देनी पड़ेगी। इनकम और वेल्थ का सर अंतर बताइए हमारे को। इनकम बनाने के लिए आपको हर रोज फिशिंग करनी पड़ेगी। वेल्थ बनाने के लिए अगर आपको एक आइडिया अच्छा मिल गया ना, पूरी जिंदगी भर का काम हो सकता है। रोज 30 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज जाने वाले मधु जी, आपने इन्वेस्टमेंट की ऐसी कौन सी साइकिल चलाई जो आज सैकड़ों हजारों करोड़ का आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया और आज हर एंटरप्रेन्योर आपके पीछे अपॉइंटमेंट लेने के लिए घूम रहा है कि मुझे मधु केला जी से मिलवा दो, अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया तो मेरे बारे न्यारे हो जाएंगे। ये साइकिल कैसे चली, इसकी जर्नी से शुरुआत करना चाहते हैं। वो जो हैंड टू माउथ लोअर मिडिल क्लास होता है ना, उस परिवार से मैं आया हूँ। हमारे गांव में ऑफ कोर्स कुछ लोग थे जिन्होंने काफ़ी सक्सेस अचीव करी थी, जिनके पास गाड़ियाँ थी, जिनके पास बड़े बड़े घर थे। तो बचपन में ही मुझे जुनून था कि मुझे भी अपनी लाइफ को कुछ रेलेवेंट बनाना है, कुछ रेलेवेंट करना है। तो हमारे लिए मोस्ट कन्वीनियंट था कि मैं पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, तो सबने बोला कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो और यहाँ एक ऑफिस खोल लो। वापस 30-40 हज़ार रुपये महीना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आराम से कमा लेता है और आपकी लाइफ एकदम अच्छी रहेगी। पर मैं कभी भी इजी लाइफ नहीं चाहता था, मैं अच्छी लाइफ नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि मैं कुछ स्ट्रगल करूं, कुछ ऐसा करूं जिससे मैं प्रेरणा पात्र बन सकूं। तो फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार ये एमबीए करके कोई कोर्स होता है। मैं पहली बार जिंदगी में एमबीए का नाम सुना, बीकॉम फाइनल में। अच्छा। तो वे भाई मैं फिर एमबीए करने बॉम्बे आ गया
एंड कौन से कॉलेज में किया? बॉम्बे आया 1988 में, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं मिला। अच्छा। बहुत स्ट्रगल करके हॉस्टल में एडमिशन लिया और वहाँ से तैयारी करना चालू करी। तो जो स्टॉक मार्केट का पहला मेरा अनुभव था विवेक भाई, वो हॉस्टल में ही था। उस समय हर्षद मेहता की तेजी चल रही थी और किसी आदमी ने, वो 12 बजे मार्केट खुलता था, किसी आदमी ने फ़ोन लगाया और उसने बोला कि आई मेड 5,000, आई मेड 5,000। ना मुझे फ़ोन पता था ना मुझे स्टॉक मार्केट पता था, पर तो गांव से आए थे। तो मैं बोला यार मेरे पिताजी तो पूरी दिन मेहनत करते हैं, पूरे महीने मेहनत करते हैं, तो भी 5,000 नहीं कमा पाते हैं। इस आदमी ने फ़ोन लगाया और बोला 5,000 कमा लिया, ऐसा कौन सा धंधा है, राइट? सो फिर दूसरा आदमी आया, बोला आई मेड 2,000। मैं वो 2-3 रात सो नहीं पाया कि पैसा कमाना इतना भी आसान हो सकता है क्या, कि आप एक फ़ोन लगाओ और आप 5,000 10,000 कमा सकते हो। आई एम टॉकिंग ऑफ 91। तो उस समय फिर मैंने स्टॉक मार्केट को जाना। और विवेक भाई, उस दिन का दिन है और आज का दिन है। आई हैव नेवर लुक बैक, आई हैव नेवर एग्जामिन्ड एनीथिंग एल्स इन माई लाइफ। सो आई विल एट्रीब्यूट whatever little I have achieved in life to only 2 things. One, अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आप में एक बहुत डिफरेंट टाइप का जुनून चाहिए, एक बहुत डिफरेंट टाइप का पैशन चाहिए। क्योंकि आज अगर इतने बड़े 140 करोड़ के देश में सिर्फ आप 14,000 लोगों का नाम ले सकते हो जो एक्स्ट्रॉर्डनरीली सक्सेसफुल हैं, या 1,40,000 का नाम ले सकते हो जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेसफुल है, तो दैट परसेंटेज इज 0.001%, राइट? तो जुनून और पैशन, दैट आई थिंक आई हैड, एंड आई केप्ट ऑन डेवलपिंग इन दिस। वेरी नाइस। कि हमको ये पैशन के साथ करना है, ये हमारा काम नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम घड़ी 9 बजे देखें, बोले काम करने का टाइम आ गया है, और शाम को 6 बजे देखें तो हमको लगे कि घर जाने का टाइम आ गया है। विवेक भाई, मैंने 5 साल से घड़ी पहनना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ये डिसाइड देख के जॉब नहीं करते। मैं डिसाइड किया कि ये घड़ी मेरी जिंदगी नहीं चलानी चाहिए, मेरी जिंदगी मुझे चलानी है। तो जब मैं उठता हूँ मैं काम करना चालू कर देता हूँ, जब थक जाता हूँ तो सो जाता हूँ। घड़ी से एक्चुअली मेरा कोई लेना देना नहीं है, राइट? मधु सर, आपकी जर्नी से मेरे मन में ये जो जुनून वाली आपने बात कही, उससे एक सवाल आता है। कौन सा मोमेंट आपकी लाइफ में ज्यादा प्राइड का था, जिसमें आपने बहुत खुशी हुई? 2 ऑप्शन दे रहे हैं। एक, जब मोतीलाल ओसवाल में आपने पहला 1 करोड़ बनाया, या दूसरा जब रिलायंस कैपिटल में आपने पहला 1 लाख करोड़ बनाया। दोनों भी नहीं थे विवेक भाई। मेरे लिए सबसे बड़ा जुनून था जब रिलायंस कैपिटल में हमारे 18,000 इन्वेस्टर के 5 लाख इन्वेस्टर हो गए ना, और जब वो इन्वेस्टरों ने ताली बजाना चालू किया कि आपने कुछ रियल कमाल किया है हमारे लिए पैसा बना के, वो मेरे लिए सबसे एग्जाम्पलरी मोमेंट था। और वो फिर हमारे 5 लाख के 80 लाख इन्वेस्टर हुए इन दैट टाइम फ्रेम। मैं, मधु सर, आपकी कठिन संघर्ष रहा, मैं जानता हूँ। कुरुद से निकल के आप जहाँ से आए और जैसे आपने बिल्ड किया, मुंबई में पढ़ाई करी, उसके बाद मैं करियर को काफ़ी ऑब्जर्व किया, देखता रहा मैं, क्योंकि मैं आपसे बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूँ। पर मैं अगर देखता हूँ, राकेश झुनझुनवाला जी को टाइटन ने एक उनके लिए एक बहुत वैल्यूएबल स्टॉक रहा हो, बड़ी जंप ली। वॉरेन बफे के लिए एप्पल रहा। मैं हैरान होता हूँ उन लोग को देख के, 94-95 साल की उम्र में लॉन्ग टर्म। आपको भी देखता हूँ, आप भी लॉन्ग टर्म। डेली इंट्राडे में मैंने कभी देखा नहीं आपका कभी इंटरेस्ट आया हो। आपने डिविस से आपका सीवी अपने आप में बहुत स्ट्रांग हुआ था, और फिर मैंने देखा कि चॉइस इंटरनेशनल भी आपके पोर्टफोलियो में बहुत तेज ग्रो किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कमांडमेंट्स हैं आपके जो हम सीख सकें कि ये एंटरप्रेन्योर अपने धंधे में बिल्ड करें, कि आपको अगर सिलेक्ट करना हो, हाँ भाई आपकी कंपनी में, क्योंकि आप जानते हैं ना भाई, विजय खेड़िया जी, रेखा झुनझुनवाला जी साहब हो गए, या आप देखते हैं कि डी मार्ट वाले जो साहब हैं, ये लोग सब जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी टक 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 पिकअप करती है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आप इनकी कंपनी में क्या ढूंढ रहे हैं ऐसा कि आप इनके साथ में इन्वेस्ट करने को तैयार होंगे? विवेक भाई, मेरे को, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है घर में बैठे, तो जब मैं डिवीज लैब को मिला, मुझे कुछ पता नहीं केमिस्ट्री के बारे में, फार्मा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये कुछ 20-22 साल पहले कहानी है, राइट?
पर मैं उसको ये रिलेट कर पाया कि यार ये साला अपने जैसा पैशनेट आदमी है, बोले इसकी ज़िंदगी में ये कुछ करेगा पक्का, तो इसकी समझ पूरी क्लियर है। और ये जो कंपनी है ये बहुत लंबी जाएगी। बिकॉज वो क्या कर रहा था विवेक भाई, 2 मिनट लेता हूँ, वो ये कर रहा था कि उन्होंने मल्टीनेशनल 10-15 कंपनियों के साथ उन्होंने व्यापार चालू किया और उनका ये व्यू था कि इंडिया में पीएचडी की कमी नहीं है और हम अगर इसकी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च यहाँ पे करेंगे तो ये धंधा बहुत चलेगा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करेंगे, राइट। तो बहुत लंबी रोप थी वो धंधे की। तो मैं बताता हूँ विवेक भाई, इस कंपनी ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए की एक्सटर्नल कैपिटल दूसरे इन्वेस्टर से लिए, सिर्फ 4 करोड़ रुपए अभी तक पूरी जिंदगी में, और 6 करोड़ प्रमोटर ने अपना खुद डाला, तो 10 करोड़ की कैपिटल हो गई। फिर ये जो 4 करोड़ के जो इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने बोला हमको एग्जिट चाहिए, इसके लिए वो कंपनी का पब्लिक इशू आया। तो उस समय ये इन्वेस्टरों ने ऑफर फॉर सेल करके, और दुनिया के जितने शाने नाम आप गिन सकते हो वो सारे इन्वेस्टर थे, तो उन्होंने 14 गुना बना के बेच दिया 140 रुपये में, और हम लोग घुसे करीब 200 रुपये में लिस्टिंग के टाइम पे। उस समय इस कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 200 करोड़ रुपए था। आज ये कंपनी का मार्केट कैप करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपया, राइट। और वो जो कंपनी जिसने 140 करोड़ रुपए के पूरे वैल्यूएशन पे आईपीओ लाया था, आज वो 1 क्वार्टर का 140 करोड़ से ज्यादा डिविडेंड देती है। ओह अमेजिंग, अमेजिंग। 140 करोड़ से ज्यादा वो डिविडेंड देता है 1 क्वार्टर का। और वो 4 करोड़ की जो एक्सटर्नल कैपिटल, विवेक भाई, उसके बाद वो पब्लिक इशू आया, उसके बाद इस कंपनी ने 1 भी रुपया ना डेट लिया ना इक्विटी लिया है। सिर्फ धंधे से जो पैसा जनरेट होता है उसी पैसे को अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हैं और उसी से ग्रो करते हैं, राइट। तो इस कंपनी ने वो 4 करोड़ की जो एक्सटर्नल कैपिटल है, मेरे गणित के हिसाब से कम इन्होंने 15 से 20 हजार करोड़ रुपया कैश जनरेट किया होगा, वो 4 करोड़ की एक्सटर्नल कैपिटल के लिए। अगर मैंने मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट रखा होता विवेक भाई, और जब भी डिवीज का इन्वेस्टमेंट का डिविडेंड आया, अगर मैंने उसको री इन्वेस्ट कर दिया होता, तो मेरा पैसा मेरे हिसाब से कुछ 1500 से 2000 टाइम हो गया होता। लवली, फैंटास्टिक, जोरदार गाइस, कम ऑन। दूसरी कंपनी जो आपने बोली, चॉइस इंटरनेशनल, इस कंपनी का करीब 11% मैं ओन करता हूँ मेरे पर्सनल नाम पे, और इसका करीब अभी 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन होगा। विवेक भाई, मैं इस कंपनी में 3 साल पहले सिर्फ 200 करोड़ के वैल्यूएशन पे मैंने इन्वेस्ट किया। ये एक राइट्स इशू लेके आए थे, तो अभी 200 करोड़ से ये 10,000 करोड़ की जर्नी इन 3 इयर्स। पर यू हैव टू मीट दैट एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पलरी लोग हैं, जो टीम है, जो जुद्बा है, जो जुनून है ना, कि हमको कुछ हिंदुस्तान की फाइनेंशियल सर्विसेज में हमको हमारा मार्क छोड़ना है। तो आज इनके करीब 200-250 करोड़ का प्रॉफिट है। जब मैं जुड़ा था तो 10-15 करोड़ का प्रॉफिट था, और इनके सपने जो है ना आसमान से ऊंचे हैं। और वहीं पे हम जो हमसे जो वैल्यू ऐड हो सकता है, एक हमारा एक्सपीरियंस है शेयर करके, हमारा नेटवर्क शेयर करके, वो हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इसीलिए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। हमने भी कभी एक कंपनी और ली है, इंटेंजेंसी। यहाँ जेंटलमैन अगर है इंटेंजेंसी के, तो इनके साथ हमारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट अभी साइन हुआ इंटेंजेंसी के साथ। सारे देश में टावर्स की सर्विस का ठेका इनको मिलने वाला है, मोबाइल टावर्स की। बहुत बढ़िया। सारे देश में जिस तरीके का ये काम कर रहे हैं, हम इनके साथ इन्वॉल्व हो गए हैं। बैठिए सर, थैंक यू। आपसे मैं मिलूंगा अभी थोड़ी देर में। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे। 2024 का जो पहले 8 महीने गए हैं, एक डेटा दे रहा हूं आपको। इंडिया पूरे विश्व में आईपीओ मार्केट में नंबर 1 रहा है। 227 आईपीओ $12 बिलियन के आए इंडिया में। यूएस सेकंड नंबर पे रहा, चाइना थर्ड नंबर पे रहा। यानी कि $12.5 बिलियन के 227 आईपीओ रहे अभी तक इसी साल में। आईपीओ में जाने का, कैपिटल मार्केट में इक्विटी के थ्रू एक्सपोजर लेने का, कर्जे को छोड़ के धीरू भाई अंबानी के स्टाइल में बाजार के पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करने का मोमेंटम अब बिल्ड होना शुरू हो गया है। कुछ लोग एफएनओ में पैसा आज भी गंवा रहे हैं,
और कुछ लोग अपने धंधे को बिल्ड करके पूरे बाजार को, पूरे देश को अपने साथ लेके जा रहे हैं। मधु सर, मेरा आपसे जो सवाल है कि आईपीओ पे जाने से पहले इन लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से हमने 250 लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, जिसमें से हम लोग 10 लोगों को क्यूरेट करके इस बैच में से लेके जा रहे हैं। 250 हमने सिलेक्ट किए हैं, 10 को हम लोग पिकअप करेंगे, बाकियों को हम लोग टाइम देंगे आगे के लिए। और पर क्योंकि बाकी भी सुन रहे हैं, तो अभी इस समय हैं तो 1,500 लोग, पर उत्तर वो 10 के लिए नहीं है, 1490 के लिए भी है। ये भी सबके सब अच्छा बिजनेस कर रहे हैं सारे के सारे। इनको क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये कैपिटल मार्केट तक अपनी पूरी जर्नी को लेके जाएं? अगर आप कुछ पॉइंटर्स में आंसर कर सकें भाई, ये 5 पॉइंट, ये 5 सूत्र आपके एक्सपीरियंस से आप देना चाहें। सबसे पहली बात है, स्टॉक मार्केट में प्राइस इज इक्वल टू ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीपल, राइट? क्योंकि आप एकदम सरल भाषा में समझा रहे थे, तो मैं वो सरल भाषा में समझाना चाहूँगा कि ईपीएस है जो आप बिजनेस से कमाते हो, और पी मल्टीपल है जो गांव आपको देता है। तो इन अ रियल सेंस पी मल्टीपल इज नथिंग एल्स बट योर कलेक्टिव गुडविल, राइट? क्योंकि एक सीमेंट कंपनी है जिसका पी 10 है, दूसरी सीमेंट कंपनी है जिसका पी 30 है, एक पेंट कंपनी है जिसका पी 15 है, दूसरी सीमेंट कंपनी है जिसका पी 50 है। अब पेंट तो दोनों ही बना रहे हैं और दोनों सेम टाइप का पेंट बना रहे हैं, दोनों ही बाजार में है, फर्क गुडविल का है। इसलिए हम लोग भी जब विवेक भाई इन्वेस्ट करते हैं ना, तो बहुत केयरफुली चूज करके इन्वेस्ट करते हैं कि हम किसके साथ जुड़ रहे हैं। बाकी जो है जो बिजनेस की बातें हैं, एक आपका धंधा बहुत बड़ा होना चाहिए, मतलब उसमें जो हम लोग उसको एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। तो आप जो भी धंधा कर रहे हो ना, अगर वो धंधा बहुत बड़ा है, उसमें बहुत स्कोप है, जैसे मैंने डिवीज का आपको एग्जांपल दिया, कभी टर्नओवर कंपनी का 100 करोड़ था, अभी 5,000 करोड़ हो गया है, तो वही धंधे में उन्होंने उतना एक्सपैंड कर लिया। दूसरा, जो आपका फोकस होना चाहिए कैश फ्लो, नॉट वैल्यूएशन। अगर धंधा कैश बनाएगा ना, तो वैल्यूएशन अपने आप आएगा, राइट? तो तीसरा जो है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, कि आपको लोन तो बहुत मिल जाएगा, राइट? पर मैं लोन के लेने के फेवर में नहीं रहता हूं ज्यादा। अगर आपके 100 रुपये इक्विटी है और आपने 200 रुपये का लोन ले लिया और कभी कोविड आ गया, तो लफड़े का काम हो जाएगा, राइट? तो टोटल जो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, चाहे इक्विटी और डेट को मिला के, आपके धंधे में मिनिमम 20-25% होना चाहिए, तब वो अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बनता है, राइट? चौथा जो है ना, जो भी धंधा आप कर रहे हो, चाहे भले ही समोसा बेच रहे हो या आप टेलीकॉम कंपनी से कर रहे हो, अगर आप गांव को जाके समझाना चाहते हो, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रियल कॉम्पिटिटिव एज क्या है, आपका उस धंधे में एग्जिस्ट होने का क्या कारण है। अगर आपने ये आईपीओ में जाके समझा दिया ना विवेक भाई कि ये कारण है मेरा एग्जिस्ट होने का, मैं 25% रिटर्न ऑन कैपिटल बना सकता हूँ, मैं फ्री कैश फ्लो जनरेट कर सकता हूँ, और मेरी नीयत एकदम साफ है, और मैं अच्छे से अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ओके, लेट्स गो ऑन। तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। फैंटास्टिक। स्नैक्स सब बनाते हैं, बहुत बनाते हैं, आपने प्रताप स्नैक्स को क्यों चुना? तो प्रताप स्नैक्स में हमने करीब 5% हिस्सेदारी खरीदी है। कितनी? ये एक 5%। ये एक लिस्टेड कंपनी है एक भाई। मुझे बड़ा सस्ता लगता है कि करीब इसका 2000 करोड़ का टर्नओवर है, और हमने जो दाम पे खरीदा है 1500-1600 करोड़ के मार्केट कैप में हमने खरीदा है। इसके पास करीब 200 करोड़ का नेट कैश है, डेट जीरो है, एंटरप्रेन्योर अच्छा है, और स्टॉक मार्केट में इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। इसमें कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे जिनका फंड पॉसिबली क्लोज हो रहा था और उनको ये बेचना था, तो ऐसे बुल मार्केट में भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल गई। इनका डायमंड नाम से चलता है, इनके करीब 1,50,00,000 पैकेट चिप्स के रोज बेचते हैं। रोज 1.5 करोड़ पैकेट चिप्स के, डायमंड चिप्स। यस, सुना है आप सबने? ये 5 रुपये 10 रुपये का चिप्स आता है। तो इनका जो रिटेल आउटलेट का जो पकड़ है,
करीब मेरे ख्याल से 20 से 25 लाख रिटेल आउटलेट्स में इनका सामान बिकता है पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह पे। तो अभी एंटरप्रेन्योर है, आज चिप्स बेचता है, कल और कुछ बेच सकता है, परसों और कुछ बेच सकता है। ये प्लेटफॉर्म है, उसको गाइड करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाएगा। लवली, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे आखिरी सवाल है, ये थोड़ा मैक्रो का सवाल है, बड़ी पिक्चर देखना चाह रहा था मैं। आज आपके आने से पहले मैं बात ही कर रहा था, सन 1980 से 2000 के बीच का समय था कंप्यूटराइजेशन का। तब नए नए कंप्यूटर्स में एंटर किए थे सबके सब। 1990 से 2000 तक अगर मैं देखूं तो उस समय जो मोबाइल हैंडसेट में घुसे थे, पिकअप किए, अपने समय में अच्छा कमा के निकले। 2010 से 2010 तक अगर मैं देखूं, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स में लोगों ने ग्रो किया। 2010 से 20 फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी आगे गए। 20 से 25 में देख रहा हूं तो ग्रीन एनर्जी, उसको टेलविंड बहुत स्ट्रांग मिल रहा है। मैं 2025 ऑनवर्ड अगर देखना चाहूं तो ये टेलविंड कहां जा रहा है, आपने जो अभी बोला भी कि मार्केट की अपॉर्चुनिटी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मैं सुन रहा था आपकी बात को ध्यान से। तो सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है वो हिंदुस्तान है। और ये क्यों अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान है? क्योंकि जब मैं आया था तो हिंदुस्तान की जीडीपी कुछ 150 बिलियन थी विवेक भाई, 150 से 200 बिलियन। अभी है 4 ट्रिलियन, राइट? तो इस देश की जीडीपी डॉलर टर्म्स में 20 गुना हो गई। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 साल पहले डेवोस में जाके ये बोला, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंटेशन है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, दैट हमारी एस्पिरेशन है कि सन 2047 तक के हमारी जीडीपी 35 ट्रिलियन डॉलर होनी चाहिए। कितना? 4 ट्रिलियन से 35 ट्रिलियन इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स और 25 ईयर्स, लेट्स से नेक्स्ट 25 ईयर्स। क्योंकि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 5000 साल में हमने 4 ट्रिलियन बनाया और अगले 25 साल में हम 30 से 35 ट्रिलियन बनाने वाले हैं, तो मैं बोल रहा हूं अगर मेरा जन्म 1960 में हुआ होता तो मैं मधुकेला नहीं बन सकता था, क्योंकि उस समय वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, राइट? तो हमारा जन्म एकदम राइट टाइम पे हुआ। और आप लोग जो यंग है ना, मैं उनसे एनवी करता हूं, आपका हमारे से भी राइट टाइम पे हुआ है। तो ये अगले 15, 20, 25 साल ये भयंकर काम चलने वाला है। नाउ कमिंग डाउन टू दिस सेक्टर, अगर सन 2000 में किसी को ये समझ गया होता कि इंटरनेट दुनिया में क्या करेगा, सिर्फ एक वर्ड इंटरनेट, उसके बाद उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इंटरनेट के जरिए कम से कम 25 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ बना है लास्ट 25 साल में। चाहे आप देखो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन, पूरा वो इंटरनेट के जरिए ही वो काम हुआ है। तो अगर आप कोई एक बड़ी थीम आइडेंटिफाई कर लो और उसमें शामिल हो जाओ, तो जैसे बहाव के साथ अब जब तैरते हो तो आप किनारा अपने आप लग जाता है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, कार्बन न्यूट्रलिटी, मुझे लगता है इतनी बड़ी थीम है जिसमें सिंपल वर्ड में अगर अपन बोलें कि आज के बाद कोई सरकार, कोई एंटरप्रेन्योर सब कुछ करना बंद कर दे ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा है जो ये बोलता है कि अगले 25 साल में कम से कम 50 शहरों का तापमान 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर चला जाएगा अगर हमने आज के बाद कुछ नहीं किया तो। देख भाई, वापस रिपीट करता हूँ, सेम आप कोयला जलाते रहो, सेम थर्मल प्लांट बनाते रहो, सेम फॉसिल फ्यूल की कार चलाते रहो और सेम पोल्यूशन आप करते रहो, तो अगले 25 साल में बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग 60 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी। अभी 60 डिग्री में बड़ा बिजनेस की क्या वैल्यू है या मधुकेला की क्या वैल्यू है, सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि लाइफ विल बी अनलिवेबल, राइट? और इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पूरी सरकारों का
ध्यान है, राइट। हर एजेंसी का ध्यान है, दुनिया में जितने बड़े लोग हैं सबका ध्यान है। और आज आप देखो, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे वो जिंदल हो, चाहे वो इलन मस्क हो, इन्होंने सबने इस सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है कि वेल्थ बनाने का सबसे बड़ा जरिया यही है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट हटाना। एग्जैक्टली, राइट। अब इसमें से आप लोग ये जो थीम को बिलीव करके, क्योंकि अगर लेट से अभी हमारे पास 10,000 मेगावाट सोलर और विंड था 15 साल पहले, आज ये 2 लाख मेगावाट है। और ये 2 लाख मेगावाट 5 भी होगा और 7 भी होगा और 8 भी होगा, राइट। कल ही इलॉन मस्क का ट्वीट है, देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड वेयर 99% ऑफ द एनर्जी विल कम फ्रॉम सोलर और विंड। 99% ऑफ द वर्ल्ड टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम देयर। अब इसमें आप चूज कर लो, आपको कहीं का वेंडर बनना है, कहीं का ऑडिटर बनना है, कहीं का सप्लायर बनना है, कोई ईपीसी कंपनी के साथ जुड़ना है, कोई सोलर पंप कंपनी के साथ जुड़ना है। इवन स्मॉल स्केल पे भयंकर अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में आने वाली है। बहुत सुंदर क्विक समरी आपने सुना। हाथ पीछे लेके आइए, हाथ पीछे लेके आइए। इंटरनेट कंपनी बड़ा टेलविंड देके गई, $1 ट्रिलियन कंपनीज बनी। आज ग्रीन एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट फ्री करने के लिए क्लीन एनर्जी इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे या छोटी कंपनी के लेवल पे पूरी दुनिया में यही तूफान चलने वाला है। 60 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो गया, लिवेबल नहीं है, दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी। यहां टेल विंड आ रहा है। मुझे ये समझ में आया है कि नदी बह रही है, मेहनत कम लगेगी, कम हाथ चलाओगे, किनारा मिल जाएगा। सेम बात शब्दों को मैंने समरी में रिपीट किया है। इसको पकड़ना शुरू करिए कि धंधे में अडॉप्शन कर्व में अर्ली मूवर एडवांटेज आपको राइट टाइम पे, राइट टाइमिंग पे मिल जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा ने राइट टाइम पे बैंक पे काम किया, राइट टाइम पे एंटर किए थे वो। कोटक महिंद्रा नहीं, कोटक, उदय कोटक महिंद्रा नाम उन्होंने पिगी बैकिंग किया था। आनंद महिंद्रा उस समय जनरल मैनेजर थे यूजीन स्टील के, लेकिन पीछे महिंद्रा ट्रैक्टर था, उनका नाम इस्तेमाल किया, फाइनेंशियल सर्विस में घुसे, पिकअप कर गए। थैंक यू वेरी मच मधु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए।